नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत द्वारा विकसित किए जा रहे AMCA प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके साथ ही हम लोग भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ज़रूरत के ऊपर भी विचार करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो भारत खुद के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो 2 से 3 साल में पूरा हो जाएगा। रूस भी भारत को यह फाइटर जेट बेचने का ऑफर दे चुका है। रूसी हथियार कंपनी ने बेंगलोर एयर शो में कहा है कि विमान की सप्लाई के अलावा वो भारत में इसका ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करने को तैयार है। वहीं दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि इस साल से अमेरिका भारत को कई अरब डॉलर के सैन्य उपकरण बेचेगा, साथ ही F-35 स्टेल्थ फाइटर्स देने का भी रास्ता साफ करेगा। ट्रंप ने भले ही भारत को F-35 विमान देने की पेशकश कर दी हो, लेकिन इस डील को पटरी पर लाना आसान नहीं होगा। अमेरिका को अपनी संसद कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी और फिर भारत इसके लागत के ऊपर विचार भी करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के पास F-35 फाइटर जेट्स आने में कई बाधाएं सामने नजर आ रही है। तो इसलिए भारत को अपनी तकनीक विकसित करने की जरूरत है। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ये AMCA प्रोजेक्ट क्या है। दरअसल 2024 के अप्रैल महीने में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज ने 5th जनरेशन के स्वदेशी फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी थी। इस फाइटर जेट का नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA रखा गया है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाना है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA इस कार्यक्रम को क्रियान्वित और विमान को डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी है। ADA रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अंतर्गत आता है। यह भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत किस्म के स्टेल्थ विशेषताएं होंगी। यह वैश्विक स्तर पर उपयोग में आने वाले 5वीं पीढ़ी के अन्य स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के जैसा या उससे भी बेहतर होगा। लेकिन समस्या ये है कि भारतीय वायुसेना को AMCA प्रोजेक्ट को अपने बेड़े में शामिल करने में 10 से 15 वर्ष का समय लगेगा। भारतीय वायुसेना की स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की जरूरत वर्तमान खतरे की धारणा पर आधारित है, न कि दूर के भविष्य के अनुमानों पर। हमें अपने विरोधियों को अभी ही रोकना होगा, 15 साल बाद नहीं। जब तक भारत अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर विकसित करेगा, तब तक मानव युक्त स्टेल्थ विमान पहले ही अपनी प्रासंगिकता खो चुका होगा। अगले दशक में दूर से संचालित और स्वायत्तता सक्षम प्रणालियों की ओर तेजी से बदलाव देखने को हमें मिलेगा। रक्षा में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, लेकिन इसे व्यावहारिकता के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। गलत जुनून के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के पास शत्रु के दुस्साहस को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए एक अंतरिम स्टेल्थ लड़ाकू विमान को शामिल करने का विकल्प अवश्य होना चाहिए। हालांकि इस प्रयास को इस चिंता के कारण कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि इससे AMCA कार्यक्रम का जोखिम या देरी हो सकता है। भारतीय वायुसेना के वित्तीय और सैन्य संसाधनों पर इसका दबाव पड़ सकता है। AMCA के शामिल हो जाने के बाद भारतीय वायुसेना 2 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का संचालन करेगी। अंतरिम स्टेल्थ लड़ाकू विमान के रूप में Su-57 को शामिल करने से AMCA कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Su-57 के स्थानीय उत्पादन का प्रबंधन HAL द्वारा किया जाएगा, जबकि ADA, जो कि AMCA विनिर्माण को एक निजी कंपनी या स्पेशल पर्पस व्हीकल को सौंपने का इरादा रखता है, वो स्वतंत्र रूप से विकास जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त HAL अपने Su-57 MKI असेंबली बुनियादी ढांचे का अधिकांश हिस्सा Su-57 उत्पादन के लिए पुनः उपयोग कर सकता है, जिससे लागत कम होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इस समय स्टेल्थ फाइटर को पेश करने से AMCA कार्यक्रम की तत्कालिकता कम नहीं होगी। सरकार द्वारा AMCA को मंजूरी दिए जाने से पहले यह चिंता का विषय हो सकता था, लेकिन अब यह स्टेल्थ विमान के डिजाइन, विनिर्माण और परिचालन उपयोग में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करके कार्यक्रम को लाभ ही पहुंचा सकता है। जैसा कि पहले कहा गया था, दोनों कार्यक्रम को अलग अलग संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाएगा ताकि हितों का टकराव न हो। भारतीय वायुसेना के वित्तीय और रसद संसाधनों पर उतना दबाव नहीं पड़ेगा जितना अतिरिक्त राफेल स्क्वाड्रनों के अधिग्रहण से या MRFA यानी कि मल्टी
रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के तहत SAB ग्रिपेन या लॉकहीड F-16 को शामिल करने से पड़ेगा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारतीय वायुसेना 2 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का संचालन न कर सके। Su-57 की कीमत राफेल से ज्यादा नहीं है, इसलिए अगर भारतीय वायुसेना अतिरिक्त राफेल शामिल कर सकती है तो ज्यादा स्टेल्थ और ज्यादा सक्षम Su-57 क्यों नहीं हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। प्रत्येक देश जो अपना स्वयं का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाता है वह वास्तव में 2 प्रकार के विमान बनाता या संचालित करता है। अमेरिका F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग दोनों का संचालन करता है। चीन के पास 2 ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जिसमें से J-20 और J-35। इसके अलावा वह 2 छठी पीढ़ी के फाइटर भी बना रहा है। रूस ने Su-57 तैनात कर दिया है तथा दूसरे स्टेल्थ लड़ाकू विमान Su-75 विकसित कर रहा है। दक्षिण कोरिया अपना स्वयं का स्टेल्थ लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है, लेकिन वह अतिरिक्त F-35 लड़ाकू विमानों का भी ऑर्डर दे रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अंततः 2 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का संचालन करने की योजना बना रहा है। दक्षिण कोरिया को ही ले लीजिए, जिसके पास सीमित संसाधन है और भारत की तुलना में कम खतरा भी है। इसने 2014 में 40 F-35A लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया था, जिनकी आपूर्ति 2023 तक हो गई थी। इसी बीच इसने 2015 में स्वदेशी KF-21 बोरा में फाल्कन स्टेल्थ फाइटर का विकास शुरू कर दिया, जिसकी पहली उड़ान जुलाई 2022 में हो गई थी। तब से 6 प्रोटोटाइप बनाए गए हैं, जिनमें 2 ट्विन सीटर भी शामिल हैं। इस प्रगति के बावजूद दिसंबर 2022 में दक्षिण कोरिया ने अभी भी अपने बेड़े को अतिरिक्त F-35 के साथ पूरक करने का विकल्प चुना है। इसी तरह तुर्की, जिसे भारत की तुलना में कम सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है, अपना खुद का कान स्टेल्थ फाइटर विकसित कर रहा है, जबकि अभी भी F-35 की तलाश कर रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक F-110 इंजन द्वारा संचालित कान ने 21 फरवरी 2024 को अपनी पहली उड़ान पूरी की थी। हालांकि तुर्की विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने के लिए एक स्वदेशी इंजन भी विकसित कर रहा है। एक दिलचस्प मोड़ में तुर्की ने कान के विकसित और उत्पादन के लिए संभावित सहयोग पर चर्चा में पाकिस्तान को शामिल किया है, जिसका उद्देश्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करना है। J-35 के बाद तुर्की का कान पाकिस्तान का दूसरा स्टेल्थ लड़ाकू विमान हो सकता है। इससे पहले नवंबर 2024 में एलन मस्क ने F-35 जैसे मानव युक्त लड़ाकू विमानों की आलोचना करते हुए उन्हें ड्रोन के युग में अप्रचलित बताया। उन्होंने तर्क दिया कि मानव रहित प्रणालियां हवाई युद्ध का भविष्य है और पारंपरिक मानव युक्त जेट विमानों का निर्माण जारी रखना मूर्खतापूर्ण है। जबकि मार्क आंद्रसेन जैसे कुछ तकनीकी नेता मस्क के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। कई रक्षा विशेषज्ञ इससे असहमत हैं तथा इस बात पर बल देते हैं कि मानव पायलट लचीलापन और वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं, ऐसी क्षमताएं जिन्हें स्वायत्त प्रणालियों के साथ दोहराना कठिन है। हालांकि मस्क को शायद गलत समझा गया। वह सभी मानवयुक्त लड़ाकू विमानों को खारिज नहीं कर रहे थे, केवल उन विमानों को खारिज कर रहे थे जिनमें पायलट कॉकपिट में बैठता है। उनका तर्क था कि भविष्य रिमोटली पायलटेड विमानों में है, जहां पायलट विमान में शारीरिक रूप से सवार होने के बजाय जमीन से लड़ाकू विमानों को संचालित करता है। रूस के UAC का मिकोयान डिजाइन ब्यूरो भविष्य के पायलट AI पायलट इंटरफेस का परीक्षण कर रहा है, जो एक प्रतिमान का समर्थन करता है जिसमें एक जमीनी मानव पायलट लड़ाकू विमान को चलाने वाले AI सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। जमीन पर मौजूद मानव पायलट जानकारी को आत्मसात करने और हवाई स्थिति पर प्रतिक्रिया करने के लिए वाइड फॉर्मेट मॉनिटर का उपयोग करके काम करता है। मिकोयान डिजाइन ब्यूरो विमान पर लगे एवियोनिक्स से प्राप्त आंकड़ों के एकीकृत प्रसंस्करण के लिए तकनीकी समाधान भी विकसित कर रहा है, जिसमें जमीनी पायलट को विमान की स्थानिक स्थिति को देखने और AI के साथ मिलकर विमान को संचालित करने और चलाने में सक्षम बनाया जा सके। पायलट को विमान के अंदर की बजाय जमीन पर रखकर लड़ाकू विमान की उड़ान क्षमता काफी बढ़ाई जा सकती है, जिससे इसकी लड़ाकू क्षमताएं बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए दूर से संचालित AI ड्रोन मानवयुक्त विमानों की तुलना में ज्यादा तेजी से मुड़ने में सक्षम होगा, जो मानव पायलट सीमाओं के कारण लगभग 8G मोड़ तक सीमित है। रोस्टेक के एक बयान के अनुसार किसी लड़ाकू विमान की परिचालन स्थितियों से मानवीय शारीरिक सीमाओं को हटाना तथा
गति और शक्ति भार को पायलट के नहीं बल्कि हार्डवेयर के अधिकतम मान तक लाना संभव होगा। वहीं दूसरे तरफ भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना होगा। भले ही भारतीय वायुसेना चीन कारक को देखते हुए इसे दोनों हाथों से पकड़ना चाहेगी, जबकि दोनों देश इस वर्ष 6 और P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों की खरीद के साथ साथ स्ट्राइकर, बख्तरबंद पैदल सेना लड़ाकू वाहनों और जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संयुक्त उत्पादन को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप द्वारा वायु, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में सैन्य सहयोग बढ़ाने, स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन की स्थापना करने, रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी विनियम को सुव्यवस्थित करने तथा 2015 में हस्ताक्षरित 10 वर्षीय प्रमुख रक्षा साझेदारी ढांचे को नवीनीकृत करने के लिए हस्ताक्षर करने से भारत अमेरिका के व्यापार रक्षा संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। हालांकि F-35 की बिक्री पर बातचीत मुख्य बात थी, जिसे केवल नाटो देशों और करीबी सहयोगियों को ही बेचा जाता है। जैसा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस समय यह केवल एक प्रस्ताव हो सकता है, क्योंकि इसकी औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन भारत को तेजी से आक्रामक ट्रंप से मुकाबला करना होगा, जिनका भू राजनीति के प्रति सौदे उन्मूलन लेन देन वाला दृष्टिकोण सर्वविदित है। ट्रंप ने कहा कि इस साल से हम भारत को सैन्य बिक्री में कई अरब डॉलर की वृद्धि करेंगे। हम अंततः F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने का रास्ता भी तैयार कर रहे हैं। भारत को 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान और समुद्री प्रणालियां जारी करने की अमेरिका की नीति की समीक्षा का भी उल्लेख किया गया है। इसके पक्ष और विपक्ष को तौलना होगा। F-35 अधिग्रहण के साथ भारत अनिवार्य रूप से अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा, जो इसकी रणनीतिक स्वायत्तता पर असर डालेगा। आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की सरकारों ने रूसी, फ्रांसीसी और अन्य लड़ाकू विमान क्यों खरीदे हैं, लेकिन अमेरिकी विमान कभी नहीं खरीदे? इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? यदि भारत वास्तव में F-35 के प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो उसे इससे होने वाले रणनीतिक लाभों के अलावा कई बातों को भी ध्यान में रखना होगा, जैसे कि तैयार विमान की कीमत, दी जा रही तकनीक और जीवन चक्र लागत, रखरखाव आदि के ऊपर विशेष ध्यान रखना होगा। इस बात पर पूरा ध्यान रखना होगा कि भारत की अपनी 5th जनरेशन की उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी कि AMCA परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, जिसके विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज ने पिछले साल मंजूरी दी थी। वर्तमान में परिचालन में मौजूद 5th जनरेशन के जेट विमानों में अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II और FA-22 रैप्टर, चीनी जैंगदू J-20 और रूसी सुखोई 57 शामिल हैं। चीन ने भारत के सामने अपने हवाई अड्डों पर J-20 तैनात किए हैं और जल्द ही पाकिस्तान को भी इसका एक संस्करण देने जा रहा है, जबकि उसने दिसंबर में 2 नए 6th जनरेशन के प्रोटोटाइप की पहली उड़ानें भी संचालित करी थी। भारतीय वायुसेना को अधिकृत 42 स्क्वाड्रनों के मुकाबले मात्र 30 लड़ाकू स्क्वाड्रनों के साथ जूझना पड़ रहा है तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 4थी पीढ़ी का तेजस बनाने में भी कठिनाई हो रही है, जिससे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों को स्पष्ट रूप से चिंता हो रही है। AMCA के उत्पादन में अभी कम से कम 10 से 12 साल बाकी हैं। ऐसे में IAF को अंतरिम अवधि में F-35 के 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी कि 36 या 54 स्क्वाड्रन प्राप्त करने में गहरी दिलचस्पी होगी। अगर आपको युद्ध को रोकने के लिए प्रतिरोध की आवश्यकता है तो आपको निश्चित रूप से क्षमताओं की आवश्यकता है। F-35 अब भारतीय वायुसेना की लंबी समय से विकसित परियोजनाओं में भी शामिल हो सकता है, जिसके तहत 114 नए बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों का उत्पादन भारत में विदेशी सहयोग से किया जाएगा, जिसकी प्रारंभिक लागत 1.25 लाख करोड़ रुपये होगी। रक्षा मंत्रालय इस परियोजना पर गतिरोध को तोड़ने के लिए काम कर रहा है, जहां फ्रांसीसी राफेल, रूसी Su-57, स्वीडिश ग्रिपेन E, यूरोफाइटर टाइफून और अमेरिकी F-15EX दावेदार हैं। अक्टूबर 2018 में $5.43 बिलियन के अनुबंध के तहत रूसी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को शामिल किए जाने का सवाल भी लंबित है। अमेरिका किसी भी देश द्वारा F-35 और S-400 को एक साथ संचालित करने से सावधान है, क्योंकि बाद के शक्तिशाली रडार, पूर्व की स्टेल्थ विशेषताओं,
इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और अन्य क्षमताओं के डेटा को मैप या रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे भी हल करने की आवश्यकता होगी। तो साथियों, अंतरिम स्टेल्थ लड़ाकू विमान को शामिल करना भारत की बजटीय और सैन्य क्षमता के अंतर्गत है और इससे AMCA कार्यक्रम को कोई खतरा नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र जिसने स्टेल्थ लड़ाकू विमान विकसित किया है वह या तो पहले से ही दूसरा स्टेल्थ लड़ाकू विमान संचालित कर रहा है या ऐसा करने की योजना बना रहा है। AMCA परियोजना का समर्थन करने से हमारा भविष्य सुरक्षित होता है, लेकिन अंतरिम या अतिरिक्त स्टेल्थ लड़ाकू विमान प्राप्त करने से यह सुनिश्चित होता है कि हम वर्तमान परिचालन आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो साथियों, लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में और हमें बताइए कि भारत के लिए लड़ाकू विमान कौन से बेहतर हो सकते हैं। F-35 बेहतर हो सकते हैं या Su-57 बेहतर हो सकते हैं। हालांकि AMCA के विकसित होने में अभी 10 से 15 वर्ष का समय है, तो इस बीच हमें 5th जनरेशन लड़ाकू विमान की आवश्यकता है। तो हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कौन से लड़ाकू विमान के ऊपर निर्भर होना चाहिए। लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।